जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत आप सभी का आपके अपने चैनल आईक्यू स्टडी सेंटर पर। आज हम देखेंगे जीके जीएस हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए संकल्प सीरीज। डेली दोपहर को 12 बजे आपको ये क्लास चैनल के ऊपर देखने को मिलती है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। क्लासेस की पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हरियाणा सिटी मेंस ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए नीचे नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके 170 रुपीज़ में आप कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है, कल आपको होमवर्क के रूप में भी दिया था। निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने किया था। 19वीं सदी के समाज सुधारक पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने समाज सुधार और महिला अधिकारों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन्होंने ब्रिटिश भारत में आधुनिक बंगाली वर्णमाला का विकास किया था। ये विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने वाले प्रमुख बंगाली समाज सुधारक थे। ये सोम प्रकाश समाचार पत्र के संपादक रहे हैं। इन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रचार हेतु बंगाल में विद्यालयों की स्थापना की। निम्नलिखित में से किसने परिवर्तित हिंदुओं को हिंदू समाज की मुख्य धारा में वापस लाने के लिए सुधी आंदोलन शुरू किया? सुधी आंदोलन पूछा गया, किसके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने ईसाई और इस्लाम धर्म अपना चुके परिवर्तित हिंदुओं को पुनः हिंदू धर्म में लाने के लिए सुधी आंदोलन शुरू किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों को भारत के युग की चट्टान, हिंदू धर्म का अचूक और सच्चा मूल बीज माना। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की और लोटों का नारा दिया था। 1889 में किसने पुणे में मुक्ति मिशन की स्थापना की, जो उन विधवाओं के शरण स्थली थी जिन्हें उनके परिवारों द्वारा प्रत्यक्त और प्रताड़ित किया गया था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। 1889 में पंडित रमाबाई ने इसकी शुरुआत की थी। पंडित रमाबाई ने 1889 ईस्वी में विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना की तथा पुणे में इन महिलाओं के कल्याण के लिए मुक्ति मिशन शुरू किया। इन्होंने 1882 ईस्वी में आर्य महिला समाज की स्थापना पुणे में की थी। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना निम्न में से किस स्थान पर हुई? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, पुणे के अंदर हुई। पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना महात्मा गोविंद रानाडे ने 1870 ईस्वी को पुणे महाराष्ट्र में की थी। पुणे सार्वजनिक सभा का उद्देश्य तत्कालीन सरकार तथा जनता के बीच मध्यस्थता तथा किसानों के कानूनी अधिकारों को लोकप्रिय बनाना था। नेक्स्ट है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? ऑप्शन नंबर सी, विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत किया। भारत में सती प्रथा का अंत विलियम बेंटिक ने किया। ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप 4 दिसंबर 1829 को तत्कालीन फोर्ट विलियम के गवर्नर विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। विलियम बेंटिक का भारत के प्रथम गवर्नर जनरल के रूप में कार्यकाल 1834 से 1835 ईस्वी तक था। तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक थे। वेदों की और लोटों का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। वेदों की और लोटों का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। इन्होंने वर्ष 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी थी। तो सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखी गई? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। इनको भारत का मार्टिन लूथर भी कहा जाता है। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम मूल शंकर था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एंग्लो वैदिक स्कूलों की शुरुआत की थी। स्वामी विवेकानंद ने धर्म संसद यानी कि धर्म महासभा में कब भाग लिया था? ऑप्शन नंबर सी रहेगा, 1893 में भाग लिया था। धर्म संसद यानी कि महासभा का उद्घाटन 1893 ईस्वी को अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था। धर्म संसद यानी कि महासभा में स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण की शुरुआत मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों से की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1820 में थॉमस मुनरो ने निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था आरंभ की थी?
ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, रैयतवाड़ी। थॉमस मुनरो ने 1820 ईस्वी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत की थी। रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले मद्रास में हुई। इसके बाद इस व्यवस्था को मुंबई में लागू किया गया। भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के कुल भूभाग के 51% भूमि पर यह व्यवस्था लागू थी। इस व्यवस्था के द्वारा सरकार किसानों से सीधे तौर पर कर वसूलती थी। 1793 के स्थायी बंदोबस्त अधिनियम का उद्देश्य ईस्ट इंडिया कंपनी और किसके बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, जमींदारों के बीच निश्चित राजस्व संग्रह के लिए एक समझौता करना था। स्थायी बंदोबस्त को 1793 में लागू किया गया था। इसे बंगाल का स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था के नाम से भी जाना गया। यह व्यवस्था भारत के 19% भाग पर लागू की गई थी। इसके अंतर्गत लगान वसूली का 10/11 भाग सरकार का तथा शेष 1/11 भाग जमींदारों हेतु नियत किया गया। यह एक भूमि राजस्व प्रणाली थी जिसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस शासनकाल में लागू किया। इसे सबसे पहले बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। वर्तमान के पश्चिम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1822 में किस व्यवस्था को शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, महालवाड़ी व्यवस्था को 1822 में शुरू किया गया था। महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भारत के लगभग 30% भूभाग पर भू राजस्व की व्यवस्था लागू हुई थी। महालवाड़ी व्यवस्था की अवधारणा सबसे पहले हाल्ट मैकेंजी ने प्रस्तुत की थी। 1882 में हंटर आयोग की स्थापना के लिए किस विषय पर जांच की जा रही थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, शिक्षा पर जांच की जा रही थी। 1882 ईस्वी के हंटर आयोग की अध्यक्षता सर विलियम हंटर ने की थी। यह आयोग भारत में शिक्षा की जांच के लिए नियुक्त किया गया था। बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा गया कि हंटर आयोग क्यों नियुक्त किया गया था, किसकी जांच के लिए, शिक्षा की जांच के लिए। इसमें पिछड़े जिलों में प्राथमिक विद्यालयों के विस्तार के साथ साथ प्राथमिक शिक्षा का नियंत्रण जिला तथा नगर पालिका बोर्डों को दिया जाए। बिपिन चंद्र पाल ने कौन सा समाचार पत्र शुरू किया था। राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, न्यू इंडिया यानी कि साप्ताहिक समाचार पत्र शुरू किया था। बिपिन चंद्र पाल ने न्यू इंडिया साप्ताहिक समाचार पत्र अंग्रेजी भाषा में 1901 ईस्वी में प्रकाशित किया। बिपिन चंद्र पाल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित थे। सुधारक समाचार पत्र की शुरुआत यानी कि साप्ताहिक समाचार पत्र की शुरुआत गोपाल आगरकर ने की थी। यह अंग्रेजी तथा मराठी दोनों भाषाओं में प्रकाशित हुआ था। यह 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तलवार समाचार पत्र से संबंधित व्यक्ति वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय तथा मैडम भिकाजी कामा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज किसने स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी, सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था। अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज को सैयद अहमद खान ने स्थापित किया था, जिसकी स्थापना 1875 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम परिवर्तित कर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। सैयद अहमद खान को अलीगढ़ आंदोलन का प्रमुख माना जाता है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 ईस्वी के प्रमुख कारणों को स्पष्ट करने के लिए इन्होंने द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक लिखी थी। तो द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, सैयद अहमद खान के द्वारा। सैयद अहमद खान को ही साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना का श्रेय जाता है। एग्जाम के अंदर बहुत बार पूछा गया साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई, सैयद अहमद खान के द्वारा। निम्नलिखित में से किस प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा, वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है मैग्ना कार्टा भारत में अंग्रेजी साहित्य का। वुड डिस्पैच प्रणाली को भारत में अंग्रेजी साहित्य का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। वर्ष 1854 में चार्ल्स वुड ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा में बड़े बदलाव करने हेतु अपने सुझाव तत्कालीन गवर्नर जनरल डलहौजी को पत्र के माध्यम से प्रेषित किए, जिन्हें वुड डिस्पैच कहा जाता है।
वुड के आदेश पत्र का संबंध निम्नलिखित में से किस सुधार से था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा से संबंधित। वुड के आदेश पत्र का संबंध शिक्षा में सुधार से था। इस आदेश पत्र को वुड डिस्पैच यानी कि वुड का घोषणा पत्र भी कहा जाता है। 1854 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली की पेशकश की थी। वुड के आदेश पत्र घोषित होने के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? डलहौजी थे। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया, यानी कि कब बनाया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा 1835 में। 1835 में अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया था। 1835 में भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का श्रेय किसको जाता है? मैकाले को जाता है। श्री फिरोज शाह मेहता ने कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा बॉम्बे क्रॉनिकल। श्री फिरोज शाह मेहता ने बॉम्बे क्रॉनिकल समाचार पत्र प्रारंभ किया था। यह अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र बॉम्बे से प्रकाशित होता था। डेक्कन क्रॉनिकल तथा डेक्कन टाइम्स अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित समाचार पत्र थे। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से कौन मराठी समाचार पत्र यानी कि केसरी के संस्थापक और संपादक थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा बाल गंगाधर तिलक। राष्ट्रवादी नेता बाल गंगाधर तिलक ने मराठी समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था। इस समाचार पत्र का संपादन 1881 ईस्वी में हुआ था। बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ग्रम दल से संबंधित थे। वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। तो बहुत बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, भारतीय शांति का जनक बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। और बाल गंगाधर तिलक ने जो उपाधि धारण की थी लोकमान्य की उपाधि थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया को किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? यंग इंडिया समाचार पत्र को महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित एक साप्ताहिक समाचार पत्र था। महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित अन्य समाचार पत्र भी हैं, इंडियन ओपिनियन, नवजीवन समाचार पत्र, हरिजन समाचार पत्र और साथ में यंग इंडिया समाचार पत्र। ये सभी महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र हैं। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र बंगाल गजट किस वर्ष में शुरू किया गया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा 1780 में प्रकाशित किया गया था। भारत का पहला प्रमुख समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट, जिसको 1780 में शुरू किया गया था। बंगाल गजट एक साप्ताहिक समाचार पत्र था जिसके संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की थे। यह अंग्रेजी समाचार पत्र कहां से प्रकाशित होता था? कोलकाता से प्रकाशित होता था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, इंडियन ओपिनियन अखबार शुरू किया था। तो पहले भी बता चुका हूं, इंडियन ओपिनियन हो गया, हरिजन समाचार पत्र हो गया, यंग इंडिया हो गया, सब महात्मा गांधी के द्वारा थे प्रकाशित। इंडियन ओपिनियन अखबार का प्रकाशन डरबन यानी कि दक्षिण अफ्रीका में शुरू हुआ था। इंडियन ओपिनियन अखबार के प्रथम संपादक मनसुख लाल थे। कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक अखबार एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था। नेशनल हेराल्ड नामक अखबार 1938 में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा शुरू किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसने लिखा? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ वर्ष 1882 को बांग्ला भाषा में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास में ही बंगाल के सन्यासी विद्रोह का वर्णन किया गया है। भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। वॉरेन हेस्टिंग्स को 1772 में बंगाल का गवर्नर बनाया गया। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से, बहुत बार पूछा गया है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बंगाल का पहला गवर्नर जनरल किसको नियुक्त किया गया? वॉरेन हेस्टिंग्स को।
बनारस के महाराजा चैत सिंह के साथ तनावपूर्ण संबंधों के कारण इंग्लैंड में वॉरेन हेस्टिंग्स पर महाभियोग चलाया गया था। भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? 1774 में की गई थी। वर्ष 1829 में गवर्नर जनरल कौन से गवर्नर जनरल थे जिनके द्वारा सती प्रथा को अवैध और दंडनीय बना दिया गया था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, विलियम बेंटिक के द्वारा। विलियम बेंटिक 1828 से 1835 थे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। 1829 ईस्वी में विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था। विलियम बेंटिक बंगाल के आखिरी गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। विलियम बेंटिक ने 1829 ईस्वी को बंगाल सती विनियमन पारित किया था। शुरुआत में यह कानून सिर्फ बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू किया गया था। वर्ष 1830 में इसे बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी में भी लागू कर दिया गया। स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में कौन जाना जाता है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर सी, रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में जाना जाता है। रिपन को भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। इन्होंने 1882 ईस्वी में स्थानीय स्वशासन प्रस्ताव पारित किया था। रिपन 1880 से 1884 ईस्वी तक भारत के वायसराय रहे। रिपन ने पहला कारखाना अधिनियम 1881 पारित किया था। रिपन ने सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की नियुक्ति की थी। रिपन के शासनकाल में 1881 में भारत में पहली नियमित जनगणना कराई गई। भारत में पहली नियमित जनगणना कब हुई? 1881 में। और किसके शासनकाल में? रिपन के शासनकाल में। क्या जाना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। भारत के प्रथम वायसराय कैनिंग थे। कैनिंग का कार्यकाल वायसराय के रूप में 1858 से 1862 ईस्वी तक था। गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी के अनुसार गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को भारत का वायसराय घोषित किया गया। मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत का जो पहले गवर्नर जनरल कहा जाता था, बाद में भारत का वायसराय घोषित किया गया गवर्नर ऑफ इंडिया एक्ट 1858 ईस्वी के अनुसार। कैनिंग के कार्यकाल के दौरान जो एक्ट पारित हुए, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, नागरिक विधि संहिता 1859, भारतीय दंड संहिता 1860, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1861, वर्ष 1861 में मद्रास, कलकत्ता तथा बंबई में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। किसके शासनकाल में? प्रथम वायसराय कैनिंग के शासनकाल में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा नियुक्त 1833 ईस्वी में भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, विलियम बेंटिक भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल था। ठीक है, भारत का पहला ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक था। 1833 से 35 तक भारत के गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। किस चार्टर कानून ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार कारोबार को खत्म कर दिया? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 ने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया, चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़ के। चार्टर अधिनियम 1813 ने ब्रिटेन के सभी व्यापारियों को भारत से व्यापार करने की छूट प्रदान की थी। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल का शासक कौन था? ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद के निजाम। सहायक संधि की प्रणाली को स्वीकार करने वाले पहले भारतीय मूल के शासक हैदराबाद के निजाम थे। भारत में सहायक संधि प्रणाली का जनक वेलेस्ली को माना जाता है। इस प्रणाली की शुरुआत भारत में 1798 ईस्वी में हुई। सहायक संधि स्वीकार करने वाले अन्य राज्य मैसूर 1799 में, अवध 1801 और सिंधिया 1803। 1853 ईस्वी में कहां से कहां तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था? ऑप्शन नंबर सी, बॉम्बे से ठाणे तक। 1853 ईस्वी में बॉम्बे से ठाणे तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग खोला गया था। यह रेल मार्ग 34 किलोमीटर लंबा था। भारत में रेल प्रणाली की शुरुआत 1853 में हुई थी। भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है। भारतीय रेलवे बोर्ड की जो गठन है वो 1905 ईस्वी में भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ था।
स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, माउंटबेटन। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल माउंटबेटन था। इस पद पर इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से 21 जून 1948 तक था। लिनलिथगो इनके समय अगस्त प्रस्ताव पारित हुआ था। कब पारित हुआ था अगस्त प्रस्ताव? 1940 में। किसके शासनकाल में? लिनलिथगो के शासनकाल में। वेवेल इनके समय कैबिनेट मिशन 1946 में भारत आया था। किसके शासनकाल में आया था? वेवेल। कब आया था? 1946 में आया था। सहायक संधि का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा, वेलेजली। सहायक संधि का सिद्धांत बंगाल के गवर्नर जनरल वेलेजली से संबंधित है। वेलेजली द्वारा सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत 1798 में की गई थी। बंगाल में दोहरे शासन की नीति किसने लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए, रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल में दोहरे शासन की नीति रॉबर्ट क्लाइव द्वारा 1765 में लागू हुई। डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। डलहौजी को हड़प नीति यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का जनक माना जाता है। डलहौजी का कार्यकाल भारत के गवर्नर जनरल पद पर 1848 से 1856 तक था। कार्नवालिस के व्यपगत के सिद्धांत को हड़प नीति भी कहा जाता है। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा राज्य का वर्ष 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। व्यपगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू किया गया था? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है, डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। व्यपगत के सिद्धांत को हड़प नीति भी कहा जाता है। व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत सर्वप्रथम सतारा राज्य को 1848 में ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था। वेलेजली को सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। वेलेजली की सहायक संधि प्रणाली पर हस्ताक्षर करने वाला सर्वप्रथम भारतीय राज्य हैदराबाद था। एल्गिन ने अपने कार्यकाल के दौरान सर जेम्स लायल की अध्यक्षता में अकाल आयोग की स्थापना की। एल्गिन वर्ष 1894 में भारत के वायसराय यानी कि गवर्नर जनरल पद पर नियुक्त हुए थे। निम्नलिखित में से किसने 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ मिलकर इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की थी? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए, आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर। इंडियन एसोसिएशन नामक संगठन ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला घोषित राष्ट्रवादी संगठन था। इसे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी स्थापना कलकत्ता में की गई। इस संगठन का उद्देश्य लोगों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय लिया? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में होमवर्क के रूप में देना है। तो क्लास कैसी लगी मेरे दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करना, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है और नीचे इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ 170 रुपीज में प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं कल की क्लास में।